नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। लखनऊ में आईआईएम और भारतीय डाक सेवा के अधिकारियों के साथ में महाकुंभ के सफल आयोजन द्वारा राष्ट्र निर्माण विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी शिरकत की और इस मौके पर सीएम योगी ने वहां मौजूद लोगों को संबोधित किया। सामान्य रूप से यह हजारों वर्षों की भारत की विरासत का हिस्सा रहा है, लेकिन इसके बारे में लोग ये मान चुके थे कि कुंभ का मतलब जहां भगदड़ हो, अव्यवस्था हो, गंदगी हो। आज के समय में लोगों की इस धारणा के विपरीत कुछ नया करके हम दिखाएं, क्योंकि जब हम लीक से हट करके करते हैं तो ही लोगों के लिए वह स्मरणीय बन जाता है। जब हम लकीर का फकीर बनते हैं तो लोग उसको कोई महत्व नहीं देते हैं। हमारी जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि हम समस्या के बारे में ज्यादा सोचते हैं, और जब भी हम समस्या के बारे में सोचते हैं तो हमें कोई ना कोई बहाना मिलता है। लेकिन जब हम समाधान की तरफ जाते हैं तो उसके अनेक रास्ते मिलते हैं, और यही समाधान ही इनोवेशन है। प्रयागराज कुंभ 2019 में यही बात हमारे सामने थी। मार्च 2017 में हमारी सरकार बनी थी। जुलाई 17 में मेरी प्रधानमंत्री जी से इसके बारे में चर्चा हुई कि प्रयागराज में कुंभ का आयोजन है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि इसको ऐसा बनाएं कि जो लोगों के लिए स्मरणीय बन जाए। दुनिया की एक ऐसी घटना के रूप में क्या इसको प्रस्तुत किया जा सकता है जिसके प्रति पूरी दुनिया आकर्षित हो। यद्यपि यह आयोजन भारत के सनातन धर्म से जुड़ा हुआ एक आयोजन है, लेकिन पूरे भारत को जोड़ने का भी एक माध्यम बन सकता है। हमने अपनी टीम से आकर के हम बैठक शुरू की, बातचीत शुरू की। तब तक हमारी तैयारियां प्रारंभ नहीं हुई थी। प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा थी उस दौरान कि क्या इसमें हेड्स ऑफ द मिशंस को जोड़ा जा सकता है, विभिन्न देशों के जो मिशन हैं उनको इस आयोजन के साथ जोड़ा जा सकता है। तो मैंने तत्कालीन विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज जी से भी चर्चा की, और मेरे मन में एक बात सामने आई थी। मेरे सामने 2013 का कुंभ भी था। 2013 में कुंभ का आयोजन हुआ था, और कुंभ के इस दौरान मैंने समाचार पत्रों में इस बात को देखा था, और मैं उस दिन स्वयं प्रयागराज में ही था। मैं उस समय एक योगी के रूप में अपने शिविर में था, लेकिन अगले दिन समाचार पत्रों की लीडिंग न्यूज बनी थी जिसमें था कि मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रयागराज महाकुंभ में आए, लेकिन कुंभ में गंदगी को देख करके, गंगा जी में गंदगी को देख करके वे बिना स्नान किए ही और ये टिप्पणी करते हुए कि क्या यही गंगा है, और ये कहते हुए वे दूर से ही प्रणाम करते हुए चले गए। तो मेरे मन में ये बात आई कि एक देश के राष्ट्राध्यक्ष हमारे आयोजन में भाग लेने के लिए आए और उनकी भावनाएं आहत हुई। इसका मतलब हमारे आयोजन में कोई कमी थी। उस कमी का निवारण हो,
हमें उस पर ध्यान देना होगा, न कि उस कमी को बार बार कुरेदना। और फिर हमने इस बारे में कहा, क्योंकि मुझे उससे पहले कई बार कुंभ के आयोजन के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ था, तो मैंने इस बारे में कहा, मैंने कहा देखिए होता क्या था वहां पे, जैसे शौचालय भी बनते थे, तो पूरा आयोजन तो गंगा के तट पर बालू में होता है, तो सीट को बालू में ऐसे डाल दिया जाता था और अधिक दिनों, जैसे सप्ताह 10 दिन कोई व्यक्ति रहे तो वहां बदबू आनी शुरू होती थी और उसके बाद मक्खी मच्छर ये सब शुरू होते थे, फिर बीमारी शुरू होती थी। तो हम लोगों ने इस बारे में कहा क्या कोई समाधान हो सकता है कि हम लोग ऐसे टॉयलेट बनाएं जिनकी नियमित रूप से सफाई हो सके। बालू में डालने की बजाय उन्हें हम नियमित रूप से सफाई करने की व्यवस्था कर सकें। तो इसमें खर्चा ज्यादा आ रहा था, लेकिन उस समय गडकरी जी से हमने चर्चा की तो उन्होंने कहा कि हम सपोर्ट करेंगे। हम लोगों ने उस समय 1 लाख टॉयलेट ऐसे तैयार करवाए और उन्हें उतने ही टॉयलेट थे, उतने टैंक भी बनाए, तैयार किए गए और नियमित रूप से उनकी सफाई के कार्यक्रम को उसके साथ जोड़ा गया। ये कहीं भी एक भी सीवर या एक भी टॉयलेट का कोई भी लिक्विड गंगा या यमुना नदी में नहीं जाना चाहिए। स्वच्छता के लिए कर्मचारी तैनात किए गए और ये राउंड द क्लॉक सफाई होगी। जब मुख्य स्नान है, भीड़ है, उस दौरान संभव नहीं, लेकिन जैसे भीड़ छंटे सफाई का कार्यक्रम हमारा चलता रहे। दिन में भीड़ है तो रात्रि में सफाई हो। कहीं भी कोई कूड़ा नहीं दिखना चाहिए, गंदगी नहीं दिखनी चाहिए। नदी हो, आश्रम हो, घाट हो या फिर किसी भी अन्य स्थल पर शुद्ध पेयजल की आपूर्ति की व्यवस्था हर एक शिविर में हो सके, हम वाटर एटीएम की स्थापना कर सके, इस कार्यक्रम को भी उसके साथ जोड़ा गया। और आयोजन तो 55 दिन का था 2019 में, लेकिन मैंने तैनाती उससे भी 2 महीने पहले सभी कर्मचारियों की वहां पे की थी, जिससे इनकी ट्रेनिंग कराई जा सके। इनके लिए स्पेशल कोर्स, उनके लिए ओरिएंटेशन कोर्स वहां पे चलाए जा सके कि इस बड़े आयोजन को संपन्न करने के लिए उनको कैसे तैयार होना है, कैसे इसको आगे बढ़ाना है। उन्हें हर प्रकार की सुविधाएं दी गई, लेकिन साथ साथ जवाबदेही भी उसके साथ तय की गई थी। टेक्नोलॉजी का हम लोगों ने उस समय उपयोग किया था और इससे भी महत्वपूर्ण था, इतना बड़ा आयोजन सकुशल संपन्न तब होगा जब सुरक्षा की बेहतर व्यवस्था हो, क्राउड मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी की उत्तम व्यवस्था और प्रत्येक व्यक्ति के मन में हम एक विश्वास पैदा कर सकें कि हां, यह पुलिस हमें सुरक्षा दे सकती है। दूसरा, किसी भी क्राइसिस मैनेजमेंट में किसी भी स्वयंसेवी संगठन से महत्वपूर्ण रोल पुलिस की होती है, तो पुलिस का व्यवहार उस समय मायने रखता है। देखिए, फर्स्ट रिस्पॉन्ड पुलिस करती है, लेकिन पुलिस के प्रति आम जन के मन में एक अविश्वास जैसा भाव होता है। इस अविश्वास को दूर करना, पुलिस के लोगों का 4 महीने से काउंसलिंग की गई, उनकी स्पेशल कोर्सेज उनके चलाए गए, स्पेशल क्लासेस ली गई कि भाई देखो, पब्लिक कभी कभी गुस्सा होती है, होगी, क्योंकि होगा क्या कि मुझे मालूम था कुंभ के वॉल्यूम के बारे में, उसके स्केल के बारे में, कि महाकुंभ का आयोजन है तो इसमें भीड़ होगी और भीड़ होगी तो होगा क्या कि जो पहले आ जाएंगे उनको तो कम पैदल चलना पड़ेगा,
क्योंकि उनको हम संगम से 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर के दायरे में पार्किंग दे रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे पार्किंग भरती जाएगी वैसे वैसे लोगों को ज्यादा पैदल चलना पड़ सकता है। अब जिसको 10 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा, कभी पैदल चला नहीं है, और उसको कोई पुलिसकर्मी रोकेगा तो झल्ला ही जाएगा। उन स्थितियों में गुस्सा नहीं होना है, हाथ जोड़ करके उसको समझाना है, उसको बैठने की व्यवस्था करनी है। इन सभी चीजों के लिए उन्हें तैयार किया गया। ये सभी आयोजन करने के लिए हम लोगों ने फिर 19 का हमारे पास एक उदाहरण था कि 19 के प्रयागराज कुंभ ने एक संदेश दिया था स्वच्छता और सुव्यवस्था का। टेक्नोलॉजी का कुछ हमने हद तक उपयोग किया था, उसका भी व्यापक प्रभाव पड़ा था। ऐसे ही 25 ये महाकुंभ होगा, इसमें भीड़ उससे ज्यादा होनी है। इतना ज्यादा भीड़ होगी ये हमें अंदाजा नहीं था, लेकिन मैं ये मानता था कि 24 की तुलना, यह 19 की तुलना में दुगनी भीड़ होगी। प्रयागराज के महाकुंभ में उमड़े आस्था के महासमुद्र के बीच उत्तर प्रदेश पुलिस, पीएसी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और अग्निशमन के जवानों ने ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा की अद्वितीय मिसाल पेश की। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर संचालित विशेष अभियान के तहत जवानों ने 15 देशों और 20 से अधिक राज्यों के बिछड़े श्रद्धालुओं को उनके परिवारों से मिलवाया। ड्यूटी पर तैनात जवानों ने न केवल लाखों रुपए की नकदी, आईफोन, गहने और अन्य कीमती सामान खोने वालों को लौटाए, बल्कि बीमारों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया और प्राथमिक चिकित्सा भी उपलब्ध कराई, जिसके परिणाम स्वरूप योगी सरकार की कार्यकुशलता की गूंज रूस, अमेरिका और जर्मनी समेत तमाम देशों तक पहुंच गई। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर भूले भटके लोगों को मिलाने में मेले में बड़ी मिसाल पेश की गई है। बता दें कि प्रभारी पुलिस महानिरीक्षक पीएसी पूर्वी जोन डॉक्टर राजीव नारायण मिश्र ने बताया कि हमारे जवानों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए महाकुंभ में श्रद्धालुओं की मदद की। उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र अपने अंतिम चरण में है। आज 8वें दिन सदन में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें बजट प्रावधानों, किसानों, बेरोजगारी और विकास योजनाओं पर बहस शामिल रही। कल यानी कि मंगलवार को बजट सत्र का अंतिम दिन होगा, जिसमें कई अहम फैसले लिए जाने की संभावना है। आउटसोर्सिंग में आरक्षण पूरी तरह से लागू हो रहा है, उसका विवरण आपने पूछा, मैं आपको बता रहा हूं। अभी तक जो नियुक्तियां की गई हैं, चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत श्रेणीवार कार्यरत कर्मचारियों की संख्या सामान्य की 1952 है, अन्य पिछड़ा वर्ग की 3310 है, अनुसूचित जाति की 2880 है, अनुसूचित जनजाति की 152 है, कुल योग 8294 है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत श्रेणीवार कार्यरत कर्मचारियों की संख्या सामान्य की 3449 है, अन्य पिछड़ा वर्ग की 2616 है, अनुसूचित जाति की 1771 है, अनुसूचित जनजाति की 23 है, कुल 7829 है। इसी प्रकार जो अन्य हमारे कर्मचारी हैं वो सामान्य के 5401 हैं, जो अन्य पिछड़ा वर्ग के 5926 हैं, अनुसूचित जाति के 4621 हैं, अनुसूचित जनजाति के 175 हैं, कुल 16123 है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों की जो श्रेणीवार प्रतिशत है, सामान्य का 33.49 है अभी तक जो भर्ती हुई है, अन्य पिछड़ा वर्ग की 36.75 है, अनुसूचित जाति की 28.66 है, अनुसूचित जनजाति की 1.08 है। ये अध्यक्ष जी कम इसलिए है, एसटी के कभी कभी हमें कैंडिडेट नहीं मिल पाते हैं तो उनको हम एसटी में समायोजित करके काम चलाते हैं, इसलिए एसटी का कोटा बढ़ा हुआ है। इस प्रकार हम कह सकते हैं जो आरक्षण की नीति है उससे अधिक हमारी सरकार ने, योगी जी की सरकार ने पालन करते हुए लोगों को आरक्षण का लाभ दिया। माननीय अध्यक्ष जी, ये अपने आप में परंपरा भी गलत है मान्यवर, कि प्रश्न को अगर बहिष्कार ही करना था तो मान्यवर पहले ही बहिष्कार हो सकता था।
भाई बहिष्कार कर देते, लेकिन वो इतनी बातें करके जो कि प्रश्न से संदर्भित नहीं, हमारे किसी प्रकार से प्रश्न संदर्भित नहीं, उनको लिए जो आपने नियम में व्यवस्था बनाई है, नई नियमावली जो आपने बनाई, ये मैंने कहा उसमें ये व्यवस्था है कि वो जो प्रश्न करता है वो 2 अनुपूरक पूछ सकते हैं, तो उससे कोई संबंध नहीं मानकर, इसलिए इसको कार्रवाई से बिल्कुल निकाल देना। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती एवं सहायिकाओं को वर्तमान में आंगनबाड़ी मानदेय का भुगतान भारत सरकार के पत्र संख्या 11-36/2016 के अनुसार 20/9/2018 एवं अतिरिक्त मानदेय का भुगतान उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या 02/20/12/58-1 के अनुसार दिनांक 3 जनवरी 2022 द्वारा प्रोत्साहन योजना में प्रोत्साहन राशि दे जाने हेतु निर्गत शासनादेश के अनुसार हम 14 सितंबर 2021 से कर रहे हैं। अन्य सुविधाओं की बात की है तो मैं अध्यक्ष जी बताना चाहूंगी कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती एवं सहायिकाओं को दी जाने वाली अन्य सुविधाओं के अंतर्गत उनको प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना से आच्छादित किया गया है। बीमा के प्रीमियर की धनराशि वित्तीय वर्ष 2024-25 में डीबीटी मोड में उनके डायरेक्ट उनके खाते में जा रही है। इसके साथ ही उनको हम वर्दी दे रहे हैं। वर्दी के रूप में उन्हें 2-2 साड़ी हर वर्ष दी जाती है, उसका भी पैसा उनके खाते में ही दिया जा रहा है। चूंकि सक्षम आंगनबाड़ी व पोषण 2.0 गाइडलाइन के अनुसार आंगनबाड़ी कार्यकर्ती एवं सहायिकाओं की सेवाएं मानदेय आधारित है, इसलिए उन्हें राज्य कर्मचारी की भांति वेतन वृद्धि और सुविधाएं दिया जाना संभव नहीं। संविदा पे बोलेंगे उम्र बढ़ाए जाने लेकर के सवाल था, अब उस पर कोई भी प्रस्ताव हमारे पास विचाराधीन नहीं है। धन्यवाद। माननीय सदस्य की जो चिंता है, हम किसी को भी अनुशासनहीनता कानून तोड़ने की इजाजत उत्तर प्रदेश में नहीं है, और ये यदि कोई तोड़ेगा तो कड़ी कार्रवाई। चिकित्सकों के मान सम्मान से कोई खिलवाड़ नहीं करेगा। वास्तव में रोगियों की सेवा करके उत्तर प्रदेश में चिकित्सा विभाग ने एक कीर्तिमान स्थापित किया है। आज हम कह सकते हैं पीड़ा जो समय समय पर आती है हमारे सरकारी क्षेत्र के अस्पतालों में, माननीय अध्यक्ष जी, प्रतिदिन 2 लाख मरीज आते हैं हमारे पास। ओपीडी हमारी 2 लाख की है, और जितने संस्थान और मेडिकल कॉलेज और पीजीआई और लोहिया और केजीएमसी छोड़ दे दी, हमारे पास लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है। हम टर्सरी केयर का इलाज भी प्राइवेट से बेहतर कर रहे हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं, 5 लाख तक के निःशुल्क इलाज की गारंटी मोदी जी ने दी है। स्वास्थ्य महकमे ने उत्तर प्रदेश में कीर्तिमान पूरे देश के पैमाने पर स्थापित किया है। कई चिकित्सक हमारे साथी हैं, अच्छी तरह जानते हैं अच्छा काम हो रहा है, लेकिन उनकी प्रतिबद्धता है, कुछ न कुछ बोलेंगे, हम स्वीकार करेंगे, और हर स्थिति में उत्तर प्रदेश के एक एक मरीज को बेहतर से बेहतर चिकित्सा सुविधा प्रदान करेंगे, और किसी को भी कानून और अनुशासन संहिता तोड़ने की इजाजत नहीं है। तोड़ेंगे जरा भी अनुशासन तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी सरकार। प्रश्न संख्या 10 श्री महबूब अली। अध्यक्ष जी, ये प्रश्न मैंने भीड़भाड़ को देखते हुए सरकार सचेत हो जाए और पहले इसकी व्यवस्था करे, क्योंकि हमने अब पूरे देश ने कोरोना जैसी महामारी को हमारे बीच के ही 3 मंत्री और 4 सदस्य हमारे बीच से उस बीमारी से प्रभावित होकर चले गए। 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग प्रदेश के प्रभावित हुए, और 2.5 लाख से ज्यादा मौतें उसमें हुई थी। उस चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने सीधा एक प्रश्न किया था, एक वायरस जो प्रदेश में और देश में ये है HMPV वायरस आ चुका है, और उसके लिए हमें पहले से ही तैयारी और गंभीरता से उसको देखना चाहिए। मंत्री 1 मिनट महबूब साहब, लॉबीज में मेरी आवाज सुनाई पड़ रही होगी। मेरी आवाज तो लॉबी में सुनाने के लिए हमने माइक लगाए, लेकिन लॉबी की सुनाई यहाँ आवाज यहाँ अंदर सुनाने के लिए नहीं लगाई। इसलिए जो माननीय सदस्य लॉबी में बैठे हैं कृपया
अपना वॉल्यूम धीरे रखें। बहुत ज्यादा ऊंची बात करनी है तो और बाहर जाके कर सकते हैं। धन्यवाद। माननीय महबूब जी। मंत्री जी ने जवाब देने का भी प्रयास किया है, लेकिन हमने अपने कंधों पर कितनी तैयारी, अपने आप कितनी तैयारी की है, उस पर विचार शायद कम किया। ये HMPV जो वायरस है, आपने कहा है कि साधारण फ्लू जैसा है, और ये आपने नहीं, जो सचिव भारत सरकार के पत्रांक संख्या 7/1/2025 को आप भेजा गया था, उसके माध्यम से आपने कहा है कि सामान्य फ्लू जैसा है। आज बहुत बड़े पैमाने पर प्रदेश में बुखार आता है और लगभग एक सप्ताह से पहले वो बुखार नहीं था। हमें इस पर विचार करना चाहिए। पहले बुखार आता था 3 दिन और चला गया, लेकिन एक सप्ताह से पहले वो सामान्य सा बुखार अब जाता नहीं है। लेकिन आपने कहा है, हमने बहुत तैयारियां की थी। मैं मुख्यमंत्री जी को बधाई भी दूंगा। जब हमारे यहाँ कोविड 2019 आया था तो 2020 में आपने पूरे प्रदेश के हर जनपद में लैब की व्यवस्था करने का प्रयास किया, जांचें की थी और वैक्सीन हमें देने का प्रयास भी हमने किया था कि हर जनपद में उपलब्ध हो। लेकिन आज हमें उस पर पहले से ही तैयारी करनी चाहिए, ऐसी कोई वैक्सीन, और इस पर भी जांच करनी चाहिए कि सप्ताह एक बुखार आता है तो एक सप्ताह से पहले क्यों नहीं जा रहा। इससे हमें गंभीरता से दी। आपने कुछ नहीं किया। आपने प्रदेश के सचिव महोदय की चिट्ठी हमारे सामने रख दिया और जवाब दे दिया कि हमने इस HMPV वायरस के लिए, उन्होंने कहा सामान्य बुखार है। और मैं कह रहा हूं, पूरा सदन जानता है कि आज बुखार आता है तो एक सप्ताह से पहले नहीं जा रहा। और आपने ये भी कहा है कि इसकी जांच के लिए भी हमने प्रदेश में 2 लैब्स हैं हमारे पास, जो एक गोरखपुर में है और दूसरी की व्यवस्था आपने किया है कि ये गोरखपुर और लखनऊ में। उधर दिल्ली के पास गाजियाबाद के अंकुर विहार थाना पुलिस ने 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। ये लुटेरे बहुत शातिर किस्म के लुटेरे हैं, जो कि विशेषकर शादी समारोह में उसे चिन्हित किया करते थे, जिसके पास रुपयों से भरा बैग और महंगे जेवरात का बैग हुआ करता था। लूट के दौरान ये तेज चलने वाली बाइक यानी कि KTM का इस्तेमाल किया करते थे। इन तीनों के पकड़े जाने से लूट की कई घटनाओं का पुलिस ने खुलासा किया है। गाजियाबाद के अंकुर विहार थाना क्षेत्र में 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया गया है। ये 3 लुटेरे बेहद शातिर किस्म के हैं, जो कि शादी समारोह में ऐसे लोगों को चिन्हित किया करते थे जिनके पास महंगा सामान और पैसों का बैग हुआ करता था। इन 3 लुटेरों ने बताया कि गाजियाबाद के पौष इलाकों में इन्होंने कई शादी समारोह में लूट की घटना को अंजाम दिया है। हालांकि इन तीनों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का कहना है कि इनके पकड़े जाने से शादी समारोह में जो लूट की घटनाएं होती हैं उन पर अंकुश लग पाएगा। इन्होंने कई लूट की घटनाओं को कबूला है, जिनसे कई खुलासे हुए हैं। लूट की कई घटनाओं को अंजाम दिया गया था, शादी समारोह में अंजाम दिया गया था, और उस दौरान इन्होंने एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल का सहारा लिया था। वो मोटरसाइकिल भी पुलिस ने बरामद कर ली है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इनके और बाकी साथियों की तलाश के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं, उन्हें भी जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। फिलहाल इन तीनों को जेल भेजा जा रहा है। जितेंद्र भाटी, साधना प्लस, गाजियाबाद। उधर दिल्ली के बजट को लेकर दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि 24 मार्च से शुरू होने वाले दिल्ली का आम बजट दिल्ली के लोगों के लिए होगा, जो कि दिल्ली को विकसित राजधानी बनने का गौरव प्रदान करेगा। पिछले 12 सालों से बीजेपी विधायकों को सदन से बार बार बाहर निकलवाने वाली आम आदमी पार्टी के विधायक दिल्ली के विकास के लिए हो रही चर्चा में बाधा बन रहे हैं। बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, पर अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का।